हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ एलएलबी थर्ड ईयर से में आपका फिफ्थ एक्ट है आपका बीएनएसएस और सीआरपीसी। कोड है आपका 5006 और 5002। क्वेश्चन नंबर है आपका 15। जो बीएनएसएस है, अगर बीएनएसएस लिखा आएगा तो आपका 5006 कोड लिखा आएगा। अगर सीआरपीसी लिखा आएगा तो 5002 कोड लिखा आएगा। हैं दोनों एक ही, पेपर आपका एक ही है, क्योंकि सिर्फ इसका क्या है, नाम चेंज हुआ था 2023 में। ठीक है, तो जो नया नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 पड़ गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 पड़ गया है। शॉर्ट में इसे हम कहते हैं बी एन एस एस। ठीक है, 2023 इसे कहते हैं शॉर्ट में। अब से पहले मैं 14 क्वेश्चन आपके ऑलरेडी करा चुका हूं। आप प्लेलिस्ट पे जाइएगा और प्लेलिस्ट पे आपकी सीपीसी भी करवा चुका हूं, सिविल प्रोसीजर कोड 5001 कोड वाला जो है ये भी करा चुका हूं। ये है आपका सीआरपीसी यानी बीएनएसएस, ये भी आपका करा चुका हूं। 14 वीडियोस प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा। इसकी भी प्ले लिस्ट बनी हुई है, ये कंप्लीट है। इसकी प्ले लिस्ट भी बनी हुई है, वहां पर आपको सेमेस्टर नेम, कोड नेम आपका और एक्ट नेम ये लिखा आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैंने एक व्हाट्सएप पर चैनल बनाया है। देखो, प्रत्येक वीडियो में बताना जरूरी है, कोई बच्चा अगर हमारी वीडियो से अभी कनेक्ट हुआ हो, व्हाट्सएप पर चैनल है रोहित गोस्वामी लॉ क्लास नाम से, लॉ क्लासेस। इसको आप जाकर फॉलो करिएगा और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, आप लॉ से रिलेटेड हो, कोई भी स्टूडेंट है, आप एलएलबी, बीएलएलबी, एलएलएम या इसमें से कोई भी कोर्स आप कर चुके हो या लॉ में इंटरेस्ट रखते हो, तो आपको वहां पर न्यूज, नोटिफिकेशन एवं अपडेट मिलेंगी लॉ से रिलेटेड। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ज्यादा बात ना करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और किसी स्टूडेंट को हमारे पीडीएफ नोट चाहिए तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमें व्हाट्सएप मैसेज करके हमसे परचेज कर सकता है। अगर आप ऑल एक्ट लेना चाहते हो एक सेमेस्टर के, तो 5 एक्ट आपको 499 में मिलेंगे। अगर आप 1 एक्ट लेना चाहते हो तो आपको 199 का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर किसी स्टूडेंट की आर्थिक स्थिति गंभीर है या कोई दिव्यांग है, विकलांग है, तो उसके लिए यहाँ पर डिस्काउंट भी दिया जाएगा। वो हमसे पर्सनल व्हाट्सएप पे बात कर सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। जिन स्टूडेंट्स ने हमारे पीडीएफ लिए हैं तो वो पेज नंबर से देख लेना। पेज नंबर आपका 75 है। ठीक है, और वहां पर क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, तो इसे आप वहां पर 15 कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, इसे कर लेना 15। समन्वय मामला और वारंट मामला की परिभाषा तथा अंतर बताइए। समन क्या होता है और वारंट क्या होता है उसको बताइए। ठीक है, जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक वीडियो में मैं पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं, जिससे कि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। ठीक है, तो इसको भी हम अच्छे से समझेंगे। समन, ठीक है, और एक है हमारा वारंट। समन मामला, वारंट मामला। ध्यान रखना, जो क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं इंपॉर्टेंट ही होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक भी क्वेश्चन में आपका ऐसा नहीं कराता जो आपकी नॉलेज पर्पस के लिए और आपके एग्जाम के लिए जरूरी ना हो। ठीक है, आगे चलते हैं। हम देखेंगे पहले समन, और यहां पे है वारंट। ठीक है,
समन मामला क्या होता है और वारंट मामला क्या होता है अच्छे से समझेंगे। समन मामला ऐसा होता है जो साधारण प्रकृति का होता है, साधारण प्रकृति यानी कम गंभीर, ठीक है। इसमें अगर किसी व्यक्ति को सजा भी होती है समन मामले में तो ज्यादा से ज्यादा 2 वर्ष की सजा होगी, ठीक है। अगर इसमें कोई मामला होता है तो ये होता है गंभीर प्रकृति का। अगर इसमें किसी व्यक्ति को सजा होती है तो 2 वर्ष प्लस मृत्युदंड या आजीवन कारावास, इस प्रकार की इसमें सजा मिलती है, ठीक है। और ये 2 वर्ष की, और ये जो सजा मिलती है विक्टिम को, सॉरी उनके खिलाफ, जब विक्टिम सॉरी जो पीड़ित होता है, पीड़ित यानी विक्टिम, जब केस करता है और उसकी सुनवाई हो जाती है, केस में जब निर्णय आता है तब विक्टिम को न्याय मिलता है, ठीक है। और जो अपराधी होता है उसको ये सजा मिलती है, ठीक है। ये अपराधी के हक में आते हैं और ये विक्टिम के हक में जाता है न्याय। न्याय के तौर पर ये विक्टिम और भी कुछ मांग कर सकता है, जैसे ये अनुतोष की मांग कर सकता है। अनुतोष में भूमि भी हो सकती है जो किसी ने कब्जाई हुई हो, ठीक है, और उसके ऊपर लड़ाई झगड़े हो गए हो, मृत्यु हो गई हो एक दूसरे की, या इसमें पैसे भी हो सकते हैं या कुछ अन्य भी हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है, अब आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे एक एक करके। समन मामला, संहिता की धारा, संहिता यानी बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2(1) है। ये जो 2 लिखा हुआ है ये सीआरपीसी के अकॉर्डिंग है पुरानी, लेकिन जो लाल से लिखा हुआ है न्यू बीएनएसएस की धारा के अनुसार। समन मामला से अभिप्राय ऐसे मामले से है जो किसी अपराध से संबंधित होता है, जो कि वारंट मामला नहीं है। देखो समन मामला कैसा है, अपराध से तो संबंधित है लेकिन वारंट मामला नहीं है। समन मामले में ऐसा अपराध निहित होता है जिसमें 2 वर्ष तक का कारावास या अर्थदंड अथवा दोनों प्रकार का दंडादेश दिया जा सकता है। मतलब यहां पर बोला है किसी व्यक्ति को समन मामले में या तो 2 वर्ष की सजा दी जा सकती है या पैसे का दंड रख सकते हैं, पैसे का दंड, ठीक है। आगे चलते हैं। जो परिवाद से आरंभ होता है, मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट जारी कर दिए जाने मात्र से मामले की प्रकृति में परिवर्तन नहीं हो जाता है। दूसरी बात समझते हैं, जो ये समन मामले होते हैं तो ये कैसे मामले होते हैं, परिवाद वाले। अब परिवाद क्या होता है मैं आपको समझा चुका हूं, एक बार थोड़ा सा और समझा देता हूं। परिवाद, जिन स्टूडेंटों ने, जो हमारे छोटे बड़े भाई बहन हैं, स्टूडेंट्स हैं, परिवाद पहले देख चुके हैं और ये वो फिर दोबारा से परिवाद देख रहे हैं तो उनका ये और मजबूत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। परिवाद किसे कहते हैं, जैसे ए और बी में आपस में झगड़ा होता है और इनमें से कोई भी पक्ष, ठीक है, एफआईआर के लिए पुलिस के पास जाता है। पुलिस इनकी बात सुनती है और सुनने के बाद उनको लगता है कि इनका जो मामला है थोड़ा गंभीर प्रकृति का नहीं है, नॉर्मल है। कैसा है, अजमानती है, वो सॉरी जमानतीय प्रकृति का है। कैसा है, हल्के फुल्के झगड़े हैं इनके आपस के और कोई बात नहीं है, और उसको इग्नोर कर देती है, एफआईआर नहीं लिखती है कि यार ये क्या है, छोटे मोटे झगड़ों के लिए तो मैं एफआईआर करा रहे हो, ठीक है। हालांकि पुलिस का कर्तव्य होता है वो सभी चीजों को देखे, लेकिन पुलिस इसे इग्नोर कर रही है। तो इनमें से कोई भी पक्ष जिनमें आपस में झगड़ा हुआ है और जिसको कोई भी हानि हुई है वो सीधा मजिस्ट्रेट के पास जाएगा।
ठीक है। तो मजिस्ट्रेट इनके अभिकथनों को देखकर, बाद की व्यवस्था को देखते हुए, इन्होंने क्या अपराध, क्या झगड़ा हुआ है उसे देखते हुए, अगर मजिस्ट्रेट को लगेगा कि हाँ विधि का उल्लंघन हुआ है इस लड़ाई में, छोटा मोटा मामला है या बड़ा मामला है, जो भी है, मजिस्ट्रेट देखेगा, उसे स्वीकार करेगा। ठीक है। स्वीकार करने के बाद जैसे ए ने वाद गेरा किसके ऊपर, बी के ऊपर, तो ये वादी हो गया, ये प्रतिवादी हो गया। तो अब जो मजिस्ट्रेट है समन डालेगी किसके ऊपर, प्रतिवादी को कोर्ट में बुलाने के लिए। ठीक है। इतना आप सबको पता है और थोड़ा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट जारी कर दिए जाने मात्र से मामले की प्रकृति में परिवर्तन नहीं हो जाता। दूसरी बात, अगर ये व्यक्ति समन पर उपस्थित नहीं होता है, प्रतिवादी दूसरे समन पे भी उपस्थित नहीं होता है, तो वारंट जारी कर देता है कौन, मजिस्ट्रेट, कि भाई वारंट जारी कर रहे हैं, इसे लेकर आओ। वारंट का मतलब है जरूर उपस्थित होना, नहीं तो आपको जेल हो जाएगी। ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मजिस्ट्रेट ने वारंट जारी किया है, वारंट इसलिए जारी किया है कि वो कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहा था। तो वारंट जारी करने का मतलब ये नहीं है कि जो केस था परिवाद वाला, परिवाद मतलब हल्के फुल्के केस होते हैं, ठीक है, ये नहीं है इसका मतलब कि केस की प्रकृति चेंज हो गई, नहीं, सिर्फ उसे उपस्थित होने के लिए डाला जाता है। आगे चलते हैं, वारंट मामला देखते हैं अब। संहिता की धारा 2 भय के अनुसार, यानी कि दंड प्रक्रिया की संहिता के अनुसार था ये, लेकिन अब हमारी बीएनएसएस लागू है, तो 2(1) ये के अनुसार यह यज्ञ, वारंट मामले से अभिप्राय ऐसे मामले से है जो किसी ऐसे अपराध से संबंधित होता है जिसमें 2 वर्ष से अधिक अवधि का कारावास या आजीवन कारावास या मृत्युदंड का आदेश दिया जाता है। ठीक है। मतलब जो वारंट मामला होता है वो कैसा होता है, उसमें या तो 2 वर्ष से ज्यादा की सजा मिलेगी, या मृत्युदंड मिलेगा, या आजीवन कारावास मिलेगी, ऐसे मामले से होता है वारंट। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, किसी मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट जारी कर दिए जाने मात्र से वह मामला वारंट मामला नहीं हो जाता है। दूसरी बात, जैसा कि हमने पढ़ा था, कोई मामला समन मामला है या वारंट मामला है। ठीक है। वारंट मामले में समन भेजने से तो उसकी प्रकृति चेंज नहीं हो जाती है। समन में वारंट भेज दिया है, भाई कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं हो रहा, वारंट भेज दिया, या वारंट मामला बनता है लेकिन वो कोर्ट में कंटिन्यू आ रहा है, ठीक है, लेकिन किसी कारण से एक में नहीं आ पाया तो उस पर समन डालना है, डाल दिया है कि आप उपस्थित होइए, आप पिछली तारीख पर नहीं आए थे। समन मामले में वारंट देना या वारंट मामले में समन देना, ये किसी प्रकृति को नहीं, मतलब केस की प्रकृति को चेंज नहीं करते हैं। ठीक है। लेकिन जो वारंट मामले होते हैं वो गंभीर होते हैं, और जो समन मामले होते हैं थोड़े गंभीर प्रकृति के होते हैं, कम गंभीर प्रकृति के। लेकिन एक दूसरे में समन में वारंट, वारंट में समन भेजना, ये नहीं है कि वो केस की स्थिति को चेंज कर देंगे, ध्यान रखना एक बात को। ठीक है। आगे चलते हैं। समन एवं वारंट मामलों की कसौटी दंड की अवधि है। यदि कोई मामला 50 रुपये के अर्थदंड से दंडनीय है तो वह मामला समन मामला माना जाएगा। देखो, डिपेंड करता है मामले की स्थिति क्या चल रही है, मामले की सुनवाई में क्या मोड़ चल रहा है, प्रतिवादी पक्ष उपस्थित हो रहा है नहीं हो रहा है, उसे बुलाने के लिए वारंट और समन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। वारंट इसलिए दिया जाता है कि गंभीर अपराध किया है और वो उपस्थित नहीं हो रहा है, उसे तुरंत उपस्थित होने के लिए वारंट दिया जाता है। ठीक है। तो समन वारंट आपको अच्छे से समझा दिया है। अब इसमें देखेंगे अंतर। समन्वय मामले एवं वारंट मामले में निम्नलिखित अंतर हैं। समन्वय मामले और वारंट मामले दोनों ही हैं, लिख दिए हैं। नंबर 1, इसमें अधिकतम 2 वर्ष तक की सजा हो सकती है, किसमें, समन मामले में। दूसरा है, इसमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की सजा होती है, किसमें, वारंट मामले में।
दूसरा पॉइंट है समन के में, इसमें अपराधी को दोष सिद्ध या दोष मुक्त करने के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। दूसरा, इसमें संक्षिप्त प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती, यह जानने के लिए कि यहां पे के की जगह की कर लेना, किसी अपराध के खिलाफ प्रथम दृष्टता कोई मामला बनता है या नहीं, साक्ष्यों को सुना जाना आवश्यक है। ठीक है। तीसरा, इसमें औपचारिक आरोप लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें औपचारिकता नहीं होती है आरोप लगाने की। ठीक है। इसमें औपचारिकता आरोप का लगाया जाना आवश्यक होता है। इसमें परिवादी न्यायालय की, इसमें यह कर लेना, ये न्यायालय की अनुमति से परिवाद वापस ले सकता है तथा ऐसी दशा में अभियुक्त को दोष मुक्त किया जा सकता है। जो कम गंभीर प्रकृति के मामले होते हैं उसमें न्यायालय के कहने के अनुसार या किसी मीडिएटर के आधार पर इसमें जो केस जो है आपस में बंद कराए जा सकते हैं, उसमें फैसला कर सकते हैं। इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि फैसला नहीं हो सकता है। दूसरा, इसमें न्यायालय साधारण परिवाद को वापस लेने की अनुमति नहीं देता है। किन्हीं विशेष मामलों में जो राज्य संबंधी हो, वापसी केवल विधि परामर्शदाता द्वारा ही हो सकती है। मतलब जो वारंट मामले होते हैं उसमें जल्दी से केस की वापसी नहीं होती है, आपस में समझौते नहीं होते हैं, परामर्शदाता के द्वारा ही इनमें क्या है, समझौते होते हैं। समन मामले में न्यायालय यानी परिवाद न्यायालय जो है उसमें समझौते के लिए कह सकता है, लेकिन वारंट मामले में परिवाद न्यायालय नहीं फैसले के लिए बोल सकता। दूसरी बात, समन मामले को पुनर्जीवित नहीं किया जाता। अगर समन मामले में जो कम गंभीर प्रकृति के मामले हैं, अगर उसमें एक बार निर्णय आ जाता है तो उसे दोबारा से ओपन नहीं किया जा सकता है। वारंट मामले को पुनर्जीवित नहीं, यहाँ पे जो नहीं है इसे काट देना। जिनके पास पीडीएफ है वो ध्यान रखना, इसमें नहीं को काट देना। वारंट मामले को पुनर्जीवित किया जा सकता है। जो गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं, अगर उसमें किसी प्रकार से निर्णय हो चुका है और वादी संतुष्ट नहीं है तो उस मामले को दोबारा से पुनर्विलोकन के लिए, पुनरीक्षण के लिए भेज सकता है। ठीक है। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, समझाने का पूरा प्रयास किया है। किसी कारण से कोई त्रुटि रहती है उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।